हाँ बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार अप्रोक्सीमेशन के मेथड देख लेते हैं, है ना। और ये अप्रोक्सीमेशन के ये जो मेथड है वो हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़े थे, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। देखो, जैसे इस बार मान लेते हैं कि x1 x2 1 से बहुत ही स्मॉल है, तो हमको देखना है कि 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो देखना है। तो बस छोटे बच्चों टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताओ, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 में x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x2, फिर x1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1, और x1 में x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2। तुम खुद बताओ, ये x1 भी बहुत स्मॉल है, x2 भी बहुत स्मॉल है, तो x1 x2 का मल्टीप्लाई तो महा स्मॉल होगा। इससे बाकी सारे टर्म के कंपटीशन में इस x1 x2 के मल्टीप्लाई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 1 प्लस x1 प्लस x2 ये हो गया। तो डायरेक्ट याद रखना कि x1 x2 बहुत स्मॉल हो, तो 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1 प्लस x1 प्लस x2। जैसे कोई पूछे कि 1.01 इंटू 1.03 का मल्टीप्लाई करे तो होता है 1 प्लस x1 की फॉर्म में, जहाँ x1 का काम 0.01, ये 1 प्लस x2 की फॉर्म में जहाँ x2 0.03, तो इनका मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस 0.01 प्लस 0.03 मतलब 1.04। कैलकुलेटर से करोगे तब भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा, ठीक। चलो, तो वही चीज डिवीजन के लिए कर लेते हैं, है ना। सेम चीज डिवीजन के लिए करते हैं। देखो, इस बार हमको देखना है कि 1 प्लस x1 अपन 1 प्लस x2 कितना होगा वो देखना है। इसमें भी x1 x2 1 से बहुत स्मॉल है, तो ऐसा करते हैं कि 1 प्लस x1 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और 1 प्लस x2 को ऊपर ले आएंगे तो 1 प्लस x2 की पावर -1, तो 1 प्लस x1 को ऐसे ही रहने देते हैं। और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं कि 1 प्लस x की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx, तो 1 प्लस n का काम -1 और x का काम x2, तो 1 प्लस x1 इंटू 1 माइनस x2 हो गया। तो होता है ये इसी की फॉर्म में हो गया ना। तो होता है इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, है ना, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 प्लस x1 और प्लस x2 की जगह माइनस x2 ये आ जाएगा। तो इसको भी याद रखना। ये तो याद रखना कि 1 प्लस x1 x2 बहुत स्मॉल हो, तो 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x1 प्लस x2, और 1 प्लस x1 अपन 1 प्लस x2 करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x1 माइनस x2 होता है। जैसे कोई पूछे कि 1.05 अपन 1.02 कितना होगा, तो होता है 1 प्लस x1 है, 1 प्लस x2 है, तो इसका डिवीजन 1 प्लस x1 माइनस x2 मतलब 0.05 माइनस 0.02, तो अप्रोक्सीमेटली 1.03 हो जाएगा। ये कैलकुलेटर से भी वही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना कि 1 प्लस x1 x2 बहुत स्मॉल हो ना, 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x1 प्लस x2, और अगर डिवाइड करें 1 प्लस x1 अपन 1 प्लस x2 करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x1 माइनस x2। कई बार मिक्स आते हैं, जैसे कि 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपन 1 प्लस x3 करना है, तो अब गधों टाइप से पूरा रामायण पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि बताओ, x1 x2 x3 अगर बहुत स्मॉल हो तो 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपन 1 प्लस x3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1 प्लस x1 प्लस x2 माइनस x3। बाकी बीच की कहानी तुम समझ गए होंगे, है ना। तो ये कर सकते हैं। ये कोई पूछे कि 1.02 इंटू 1.05 अपन 1.01 पूछे, तो बता इसका सॉल्यूशन कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x1 प्लस x2 माइनस x3, तो x1 तो 0.02, x2 0.05 माइनस x3 0.01। ये सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 1.06। कैलकुलेटर से करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन के मेथड हमने थर्मल एक्सपेंशन के टाइम पे बताए थे, लेकिन कई लोगों की याददाश्त गजनी से भी कमजोर होती है, बार बार भूल जाते हैं, तो हमको ये चिरकुट चीजें भी बतानी पड़ती हैं। तो बच्चों, अप्रोक्सीमेशन के तरीके देख लिए, अब हम वापस अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई
पतला सिलेंड्रिकल वायर है ना, कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ चलो एल नॉट मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट और रेजिस्टिविटी शुरू में रो नॉट है। अब देखो ये जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी तो हमको अल्फा आर दे रखा है और इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा दे रखा है ना। हमको पता है कि प्रैक्टिकली तो जो अल्फा आर होता है वो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा से बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ये वाले जो क्वेश्चन थे उसमें थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल नेग्लिजिबल था। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो इस बार हमको दे रखा है कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी अल्फा और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा इस बार दोनों कंपेरेबल है ना। अब इस वायर को गर्म कर रहे हैं तो हमको पूछा है कि अल्फा और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा इन दोनों में क्या रिलेशन हो ताकि इस वायर का रेजिस्टेंस हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाए। मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन हो ताकि वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे बल्कि हर टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। उसके लिए क्या रिलेशन होना चाहिए वो देखते हैं। कर सकते हैं ना, चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई मेटेलिक वायर है, शुरू में इसकी लेंथ एल नॉट, क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट और रेजिस्टिविटी रो नॉट है। अब चलो ऐसा करते हैं कि इसका टेम्परेचर मान लेते हैं डेल्टा टी जितना बढ़ा रहे हैं तो हमको अच्छे बताए कि प्रैक्टिकली तो टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टिविटी में ही सिग्निफिकेंट चेंज होता है बाकी थर्मल एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इस बार हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा और अल्फा दोनों कंपेरेबल है, इसलिए इस बार रेजिस्टिविटी में चेंज और थर्मल एक्सपेंशन दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि इस वायर का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ेगा। तो स्मार्ट टी बताओ कि टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाए तो इसकी रेजिस्टिविटी तो बताओ, तो रो नॉट से बढ़ करके कितनी हो जाएगी, तो रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगी। लेकिन साथ में टेम्पेयर बढ़ाने के कारण इसका थर्मल एक्सपेंशन भी होगा, तो बताओ थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसकी लेंथ एल नॉट से बढ़ करके कितनी हो जाएगी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ जाएगा। और बताओ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए नॉट से बढ़कर कितना हो जाएगा, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जहाँ थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा कि बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए नॉट से बढ़ करके ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी की जगह 2 अल्फा डेल्टा टी ये लिख सकते हैं। बस टेम्पेयर बढ़ाने पे इस बार रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई और सिग्निफिकेंटली लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देखते हैं, पहले शुरू में देखते हैं। तो था शुरू में तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट था। बाद में कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि टेम्पेयर बढ़ाने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो बताओ टेम्पेयर बढ़ाने के बाद इसका रेजिस्टेंस वही रो एल बाय ए, तो रेजिस्टिविटी रो नॉट से बढ़ करके कितनी हो गई है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी। लेंथ भी एल नॉट से बढ़कर कितनी हो गई है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपन क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए नॉट से बढ़कर कितना हो गया है, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी मतलब 2 अल्फा डेल्टा टी। बस सॉल्व कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि इसमें रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट को तो अलग करते हैं, है ना। और तुम बताओ कि रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट को अलग करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपन 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो बताए किस फॉर्म में आ गया, यानी किस फॉर्म में आ गया, 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपन 1 प्लस x3 की फॉर्म में देख सकते हो ना। ये पूरी चीज किसके सिमिलर आ गई, 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपन 1 प्लस x3 की फॉर्म में आ गई। और मैंने बताया था कि x1 x2 x3 बहुत स्मॉल हो तो 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपन 1 प्लस x3 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x1 प्लस x2 माइनस x3 लिख सकते हैं। तो बताओ रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट तो बाहर, और 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 अपन 1 प्लस x3 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x1 प्लस x2 माइनस x3, तो 1 प्लस x1 का काम अल्फा डेल्टा टी प्लस x2 का काम अल्फा डेल्टा टी माइनस x3 का काम
2 अल्फा डेल्टा टी ये करेगा, है ना? तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो तब बाद में इसका रेजिस्टेंस है ना, एम्पेयर बढ़ाने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट, तो ही 1 प्लस इसमें डेल्टा टी को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आर माइनस अल्फा आ जाएगा, सही है ना? अल्फा डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी को माइनस अल्फा डेल्टा टी, तो सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका रेजिस्टेंस रो नॉट एल नॉट बाय ए नॉट 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा आर माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी आएगा, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा, लेकिन है ना, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करे ही नहीं, तो उसके लिए डेल्टा टी के साथ वाली टर्म बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए, है ना? खुद बताओ कि डेल्टा टी के साथ वाली टर्म 0 हो गई तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा ना? तो इस बार हम यही चाहते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करे ही नहीं, है ना? तो इस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करे ही नहीं, उसके लिए डेल्टा टी के साथ वाली टर्म 0 होनी चाहिए, मतलब अल्फा आर माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, तो अल्फा आर इक्वल टू अल्फा, तो उसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा के बराबर हो जाना चाहिए। तो थ्योरेटिकली तो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली जो अल्फा आर होता है वो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी टेम्परेचर चेंज के कारण रेजिस्टेंस चेंज देखना है तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ये कर सकते हो।